जय हिंद दोस्तों यह हमारा जीपीएस से रिलेटेड सेकंड लेक्चर है। और जो हमने यूनिट स्टार्ट की थी यूनिट 5 पेपर फर्स्ट पार्ट बी की, उसका ये आखिरी लेक्चर है। इसके बाद जो इसकी पूरी पीडीएफ है यूनिट की, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, इस लेक्चर में हम आईआरएनएस और गगन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो दोस्तों, कल हमने नेविगेशन टॉपिक स्टार्ट किया था। ठीक है, तो नेविगेशन में सबसे पहले हमने GNSS पढ़ा। ठीक है, जिसको वैश्विक नौवहन उपग्रह प्रणाली बोलते हैं, जिसके अंतर्गत हमने जीपीएस वगैरह को पढ़ा था। ठीक है, आज हमें पढ़ना है SBNS और SBAS। तो आइए हम पढ़ते हैं SBNS और SBAS को, आखिर ये क्या है। तो दोस्तों, जो SBNS है उसका पूरा नाम है सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम, यानी कि क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली। ठीक है, अब जो IRNS है यह इसके अंतर्गत आता है। IRNS को नाविक के नाम से भी जाना जाता है। अब IRNS है क्या? तो यह एक उपग्रह आधारित क्षेत्रीय नौवहन यानी कि नेविगेशन प्रणाली है, जिसका विकास इसरो द्वारा किया गया था। यानी जो IRNS है यह भारत की एक क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली है। ठीक है, जिसका विकास इसरो द्वारा किया गया था। जैसे कल हमने अन्य देशों के जीपीएस पढ़े, ठीक उसी तरह यह हम कह सकते हैं कि यह भी हमारे भारत का एक जीपीएस है। ठीक है, तो अब यह क्या है तो इसके बारे में देखते हैं। तो यह कुल 7 उपग्रहों का समूह है। मतलब इसमें टोटल कितने उपग्रह हैं? 7 उपग्रह हैं, जिसके माध्यम से देश के भीतर और इसकी सीमा में 1500 किलोमीटर तक की दूरी पर सटीक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मतलब कि यह है देश के भीतर और देश के बाहर की जो सीमाएं हैं वहाँ पे 1500 किलोमीटर तक क्या कर सकता है? सटीक जानकारी दे सकता है। ठीक है, अब यह भारतीय वैज्ञानिक व सरकार द्वारा इसका नाम नाविक प्रदान किया गया था। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें जो 7 उपग्रह हैं उनको 2 कक्षाओं में छोड़ा गया है। ठीक है, पहले जो 3 उपग्रह हैं उनको भूतुल्यकारी कक्षा में छोड़ा गया है, और जबकि जो 4 उपग्रह हैं उनको भूस्थैतिक कक्षा में छोड़ा गया है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी। तो इसकी शुरुआत 2013 में PSLV C-22 द्वारा छोड़े गए IRNSS फर्स्ट A के साथ हुई, जबकि इसका जो लास्ट उपग्रह है, 7वां उपग्रह, वो 2016 में छोड़ा गया था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो संकेत प्राप्त होते हैं वो 2 प्रकार के संकेत इसके द्वारा भेजे जाते हैं। पहले तो होते हैं प्रतिरक्षा संकेत और दूसरे होते हैं स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम, बहुत सॉरी सिग्नल। तो प्रतिरक्षा संकेत क्या होते हैं? यह एक कूटबद्ध संकेत होते हैं। ठीक है, विशेष कोड पर आधारित होते हैं, जिनका उपयोग रक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। जो स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिग्नल होते हैं यह आम नागरिकों के लिए होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं इसके उपयोग क्या है। तो स्थलीय, हवाई और समुद्री नेविगेशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। आपदा प्रबंधन में, वाहन ट्रैकिंग में, मोबाइल फ़ोन के साथ एकीकरण करके इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, सटीक समय हो गया उसके निर्धारण में भी, पर्वतारोहियों और यात्रियों के लिए दिशा सूचना आदि में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यह एक छोटा सा टॉपिक था IRNSS। ठीक है, जिसको हमने पढ़ा। इसके बाद हम देखते हैं SBAS। ठीक है, उपग्रह आधारित नौवहन प्रणाली। ठीक है, जो गगन है वो इस प्रणाली के आधार पर काम करता है या इस प्रणाली के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो गगन जो है उसका पूरा नाम क्या है? GPS एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन। ठीक है, यह इसरो व भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ठीक है, मतलब ये किस किस का संयुक्त है?
यह इसरो और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संचालित एक उपग्रह आधारित क्या है, संवर्धन प्रणाली है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी विशेषता क्या है कि इसके लिए हमें अलग से उपग्रह छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। जो हमारे संचार उपग्रह हैं इनसैट या जीसैट श्रेणी के, ठीक है, उसके साथ ही क्या किया जाता है, इनको भेज दिया जाता है। ठीक है, इनका जो नीतिवार होता है उसको भेज दिया जाता है। ऐसे ही तो अभी तक भारत ने GSAT-8, GSAT-10 और GSAT-15 के साथ गगन के नीतिवाहरों को अंतरिक्ष में स्थापित किया है। ठीक है, अब गगन का मुख्य जो उपयोग है वो भारतीय विद्यमान प्रत्यन जो प्राधिकरण है वह करता है। ठीक है, उपयोग जैसे कि इसका हवाई यातायात की निगरानी हो गया, जलयान, रेलगाड़ी, सड़क यातायात साधनों के संचालन में, ठीक है, बचाव कार्य के दौरान सर्वेक्षण एवं मानचित्रण में हो गया। अब इसके लाभ क्या क्या हैं तो हम वो देखते हैं। तो इसकी सहायता से विमानों को एक सीधी रेखा में उड़ान भरने में मदद मिलेगी। पहले क्या होता था कि विमान एक सीधी रेखा में उड़ान नहीं भरते थे। ठीक है, जब से गगन सिस्टम लागू हुआ है तो विमानों द्वारा एक सीधी रेखा में उड़ान भरी गई, जिससे क्या हुआ कि जो डिस्टेंस है एक दो स्थानों के बीच की वो भी कम हुई। ठीक है, और क्या कहलाते, कोहरे वगैरह में या वर्षा में वाहनों को चलाने में और उतारने में सहायता मिली। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि सूचनाओं का माध्यम उपग्रह होने के कारण, उपग्रह लिखा हुआ है तो उपग्रह होने के कारण सारी सूचना सटीक व स्पष्ट होती थी। पहले क्या होता था कि टावरों के माध्यम से सूचनाएं होती थी। ठीक है, तो उनमें क्या रहता था कि सूचनाएं अस्पष्ट रहती थी। अब चूंकि उपग्रह के माध्यम से होती हैं, ठीक है, तो यह सभी स्पष्ट होती हैं। फिर हम देखते हैं ध्वनि प्रदूषण में भी कमी आई है। और इसके बाद हम देखते हैं समुद्री नेविगेशन तथा रेलवे के परिचालन में भी सहायता मिलती है। तो यह क्या था, इसके लाभ थे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा यह टॉपिक, ये यूनिट ख़त्म होती है। कल से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 को। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, ताकि आपको इस वीडियो की अपडेट और PDF मिलती रहे। थैंक यू।